सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन है थ्योरेटिकल बट बड़ा इंपॉर्टेंट। एक से दो क्वेश्चन एक तो पक्का आता ही आता है, ठीक है। क्या है हमारे सिलेबस में? देखो ये टॉपिक ऐसे होते हैं जनरली जिन पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, या बहुत सारे तो टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है, जबकि ये बहुत समझने के टॉपिक है। मतलब लगने में लगते हैं थ्योरेटिकल बट बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। क्लियर? तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या सिलेबस में हमारा कंटेंट है। पहला कंटेंट है अधिशोषण। क्लियर? एडजॉर्प्शन। क्या है बोलो? एडजॉर्प्शन। ठीक है, पहला हमारा कंटेंट क्या है बोलो? एडजॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा कंटेंट है हमारा समांगी तथा विषमांगी। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरण। क्लियर? मतलब क्या कंटेंट है? होमो, मैंने कहा जीनस, ठीक है, होमोजीनस एंड हीट्रो हीट्रोजीनस। ठीक है, बोलो कैटालाइसिस। कैटालाइसिस। क्लियर? होमोजीनस एंड हीट्रोजीनस कैटालाइसिस, तो उसमें कैटलिस्ट की स्टडी होगी। क्लियर? और तीसरा कंटेंट हमारा वो है इस टॉपिक की जान, जिसको बोलते हैं कोलाइड एंड निलंबन। क्लियर? निलंबन, मैंने कहा निलंबन, नीलंबन। ठीक है, इंग्लिश में बोलूं तो कोलाइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन। ओके, नीलंबन। ठीक है, बोलो नीलंबन। ओके, मैंने कहा ये कंटेंट है। इसमें जो मेन है, जिसको इस टॉपिक की जान कह सकते हैं, वो यही है। कौन है बोलो? कोलाइड। ज्यादातर इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका मतलब हुआ ये जो टॉपिक है उसमें तीन चीजें स्टडी करेंगे। ये अपने आप में बिल्कुल अलग चीज है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग चीज है, और ये अपने आप में बिल्कुल अलग चीज है। मेरी बात समझ में? सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक के अंदर सिलेबस में ये दे रखा है आपका। क्लियर? जिसमें ये अलग फिनोमिना, ये अलग फिनोमिना, ये अलग फिनोमिना। क्लियर? तो आई थिंक ये तो हमारा कंटेंट है जिसको हमें स्टडी करना है। ओके, नोट करोगे? पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है बट वो पूरा समझने का है। क्लियर? एक भी सिलेबस का टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी है, ना छोड़ना है ना नहीं पढ़ना, ऐसा कभी सोचना है। क्लियर? क्योंकि 100% आप जब पढ़ के जाते हो तो ही सिलेक्शन आपका होगा। बात समझ ना? बहुत सी बार क्या होता है कि स्टूडेंट सेलेक्टिव करने लगता है, या टीचर भी छोड़ता है कि ये टॉपिक मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ लो। जब ऑब्जेक्टिव और कंपटीशन में आपको छोड़ने जैसा कुछ होता ही नहीं है। बात समझो ना? क्या पता किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, किससे कम आ जाए, या किससे आए किससे नहीं आए, हमें कुछ पता नहीं है। हमें तो हमेशा पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए पूरे सिलेबस के एक एक टॉपिक का एक एक कंटेंट में स्टडी कराता हूँ। बात समझ ना? ओके, अगर आप देखा होगा तो सिलेबस के अंदर जब भी कोई टॉपिक होता है तो मेरा पूरा टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट वाइज चलता है। ठीक है, तो ये सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक है, पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन बोलो यूं देखोगे तो पूरा याद करने का है, लेकिन अगर हम लॉजिकल पढ़ेंगे तो पूरा याद भी हो जाएगा, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्या स्टडी करने जा रहे हैं? एडजॉर्प्शन। ओके, हटा दूं मैं बोलो आपको? आज मैं आपको एडजॉर्प्शन पूरा तैयार कराता हूँ। एडजॉर्प्शन क्या है, क्या याद करना होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, एवरीथिंग। क्लियर? तो हटा दूं मैं बोलो आपका ये कोलाइड और निलंबन विलियन। क्लियर? बोलो क्या होता है? कोलाइड एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। ओके, हटा दो मैं बोलो? तो पहला क्या पढ़ रहे हैं हम बोलो? मैंने कहा अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन। ओके, तो एडजॉर्प्शन के लिए पहले जनरल बातें बता रहा हूं। नंबर वन, ये बोलो एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, ये एक सतही घटना है। क्या है बोलो? मैंने कहा ये एक सरफेस
फिनोमिना। क्लियर? फिनोमिना मतलब क्या बोलूंगा? सतही घटना। क्लियर? घटना बोलो होती है। ठीक है, होती है। पहला पॉइंट समझ में आया कि बोलो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है बोलो? एक सरफेस फिनोमिना। क्लियर? अच्छा, नंबर 2 क्या बता रहा हूं? मैंने कहा अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण बोलो के निम्न, बोलो निम्न 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 दो घटक। क्लियर? बोलो दो घटक मतलब मैंने कहा टू कंपोनेंट। क्लियर? टू कंपोनेंट। ठीक है, बोलो दो घटक होते हैं। बोलो दो घटक होते हैं। दो कौन होते हैं? एक घटक होता है जिसको बोलते हैं अधिशोष्य। क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। इंग्लिश में बोलते हैं एड्जोबैट। क्या बोलते हैं? एड्जोबैट। और एक होता है अधिशोषक। क्या बोलते हैं? अधिशोषक मतलब एड्जोबैट। क्लियर? बोलो एड्जो, बोलो एड्जोबैट। ठीक है, एक होता है अधिशोष्य, एक होता है अधिशोषक। एक होता है एड्जोबैट और एक होता है एड्जोबैट। बात समझ में? बस ये दिमाग में डाल लो याद करने के लिए कि ये आप सोचो ये है बोलो सॉल्यूट, ये है बोलो सॉल्वेंट। ऐसा कुछ होता नहीं है, बस दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए। क्लियर? बोलो क्या बता रहा हूँ? पिक्चर बनाने के लिए कि एक है एड्जोबैट, एक एड्जोबैट, एक अधिशोष्य, एक अधिशोषक। क्लियर? मान लो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ कि आपको ये तो मन में रखने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर? तो ये जो होता है वो जनरली एड्जो बोलो अधिशोष्य जो होता है वो जनरली गैस होता है, और ये क्या होता है? जनरली सॉलिड होता है। क्लियर? तो मैंने कहा जनरली। ठीक है, ये क्या होता है बोलो? गैस। बात समझ में आए बोलो? और ये क्या होता है? जनरली। ठीक है, क्या होता है? सॉलिड। बात समझ में आए क्या होता है? सॉलिड। मेरी बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ओके, तो तीसरी बात क्या बता रहा हूं यहां पर? मैंने कहा कुछ नहीं बोले तो अधिशोषण, अधिशोषण मतलब एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक। क्लियर? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा सेपी। ठीक है, बोलो मैंने कहा प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, बोलो प्रोसेस होता है। अगर मैंने ऐसा बोला इसका मतलब बताना जरा एड्जॉर्प्शन का डेल्टा एच क्या होगा? आप कहोगे नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? तो ये तीन बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद हमें एक्चुअली स्टडी क्या करना है? वो करना है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या करना है? टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब अधिशोषण के प्रकार। क्या करना है बोलो? अधिशोषण के प्रकार। कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का। क्लियर? एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक। एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक केमिकल एड्जॉर्प्शन। एक क्या होता है बोलो? भौतिक अधिशोषण। क्लियर? और एक क्या होता है बोलो? आपको मैंने कहा रासायनिक, रासायनिक अधिशोषण। क्लियर? एक होता है बोलो मैंने कहा फिजिकल। क्लियर? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, और एक क्या होता है बोलो? केमिकल, केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, तो जिसको हमें बोलो डिफरेंशियल स्टडी करना है। एक बार इतनी बातें समझ में आए? नोट करो। ये सोल्यूट सॉल्वेंट जैसा कुछ नहीं होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर?
ओके, बात समझ में आई बोलो आपको? जब तक कुछ नहीं बोला जाए तब तक आपको एडजॉर्प्शन जनरली एक्सोथर्मिक ही मानना है, और अगर उसकी एंथैल्पी पूछे तो वो नेगेटिव ही बतानी है, ठीक है? ठीक है, बात समझ में आए बोलो? यहाँ तक नोट किया? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में जितने डिफरेंस हो सकते हैं उसका एक चार्ट बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आता ही यही है कि कौन सा बोलो गुण भौतिक अधिशोषण का नहीं है या कौन सा है, कौन सी प्रॉपर्टी फिजिकल एडजॉर्प्शन की है, कौन सी नहीं है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि दोनों में सारे डिफरेंस पता होना चाहिए। एक तरफ क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, मैंने कहा फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखूंगा बोलो, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। एक तरफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, ओके, और उसके अलावा और क्या करेंगे, इधर देखो, आपसे मैं कह रहा हूं इधर कर देंगे पॉइंट्स, ताकि हमें बोलो ज्यादा लैंग्वेज लिखनी ना पड़े। क्लियर? बोलो एक केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। ओके, ओके, एक तरफ हमारा क्या है बोलो, रासायनिक अधिशोषण, ठीक है, और एक तरफ क्या है बोलो आपका, भौतिक अधिशोषण, ठीक है, भौतिक अधिशोषण। अब आप 10 मिनट इधर ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा यहाँ पर नंबर 1, ठीक है, बोलो बॉन्ड नेचर बिटवीन, मैंने कहा आपको एड्जोबैट एंड एड्जोबैंड, ठीक है। तो पहले मुझे ये वर्ड बताने पड़े आपको कि ये वर्ड मैं यूज करने वाला हूं। मतलब पहला पॉइंट मेरा क्या है बोलो, कि बोलो अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य मध्य बंध, ठीक है, की प्रकृति। यही लिखा मैंने ऊपर बोलो आपको, और यही लिखा ना। तो इधर जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें वीक बॉन्ड होता है और वो वंडरवाल बॉन्ड होता है, और इधर क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। क्लियर? इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन इसको कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो मैंने कहा वीक बॉन्ड, आपसे मैं कह रहा हूं वंडरवाल, ठीक है, बॉन्ड मैंने कहा उपस्थित। बोलो लैंग्वेज तो इधर लिख दी बोलो, क्लियर? और इधर क्या लिखूंगा, ओनली केमिकल बॉन्ड, ठीक है। बोलो मैंने कहा उपस्थित, प्रेजेंट, ठीक है, रासायनिक बंध, ठीक है, उपस्थित। बोले बताओ पहला पॉइंट समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? अच्छा, अब अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ पर तो वीक बॉन्ड है, क्लियर, और यहाँ पर केमिकल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एग्जाम में पूछा जाए कौन सा फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है और कौन सा नॉन स्पेसिफिक होता है। तो ये क्या बनेगा, नॉन स्पेसिफिक, ये क्या बनेगा, स्पेसिफिक, क्योंकि केमिकल बॉन्ड आने पर स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा, ठीक है, बोलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, बोलो स्पेसिफिक, बोलो एंड नॉन स्पेसिफिक। क्लियर? तो यहां पर तो क्या लिखूंगा, ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। क्लियर?
बोलो विशिष्ट क्या है, विशिष्ट बोलो अविशिष्ट, ठीक है। ओके, और इधर क्या लिखूंगा मैं, बोलो स्पेसिफिक एडजॉर्प्शन, क्लियर। बोलो आपको मैंने कहा ये क्या बन जाएगा, विशिष्ट अधिशोषण, क्लियर। चलो हमें बोलो हमारा बोलो क्या दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया, क्लियर। ओके, और हम क्या करने जा रहे हैं, बोलो आगे डिफरेंस करने जा रहे हैं, वही चार्ट कंटिन्यू चलेगा। नंबर 3 की बात करूं तो मैंने कहा ये जो यहाँ पर लेयर्ड, क्लियर, मतलब पर नंबर ऑफ लेयर, परतों की संख्या अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। तो जो नॉन स्पेसिफिक है जिसमें वांडरवाल बॉन्ड है वो तो मल्टी लेयर्ड होगा, बोलो क्लियर। और जिसमें केमिकल बॉन्ड है वो क्या होगा, सिंगल लेयर। मतलब यहां तो क्या लिखूंगा मैं, बोलो मल्टी लेयर्ड, क्लियर। मल्टी लेयर्ड मतलब समझ गए, बहुपरतीय, क्लियर। और ये सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं किसकी, बोलो फिजिकल और केमिकल की। और इधर क्या लिखूंगा मैं, बोलो सिंगल लेयर्ड, ठीक है। सिंगल लेयर्ड मतलब समझ गए, बोलो एक परतीय, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बात समझ में। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट, क्लियर। अच्छा, अगर मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जी की, क्लियर, बंद ऊर्जा, मुझे बताओ ज्यादा किसकी होगी, बोलो जिसमें रासायनिक बंद होगा या जिसमें वांडरवाल बंद होगा, बोलो रासायनिक बंद होगा, वेरी गुड, क्योंकि वो मजबूत बंद होता है। तो इसकी तो होती है 20 से 40 किलो जूल, और इधर क्या होती है 80 से 240 किलो जूल। बात समझ, ज्यादा इसकी और कम इसकी, ठीक है। मैंने वैल्यू रेंज भी आपको बता दी। उसके बाद बात करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर बोलो रिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी, क्लियर। उत्क्रमणीयता, क्लियर। मैंने कहा रिवर्सिबिलिटी, क्लियर। बोलो क्या बता रहा हूं, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। देखो ये तो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, वीक बॉन्ड है, जब जाओ हट जाता जुड़ जाता, हट जाता जुड़ जाता, हट जाता जुड़ जाता, तो इसमें तो क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी। और ये क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी। बात समझ में। तो इधर क्या बोलूंगा, उत्क्रमणीयता, ठीक है, उपस्थित। और इधर क्या लिखूंगा, ये क्या होता है, उत्क्रमणीयता। और इसमें क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, अणु उत्क्रमणीयता, क्लियर। मतलब इंग्लिश में समझ गए, बोलो इधर तो रिवर्सिबिलिटी, ओके। और इधर क्या लिखूंगा, बोलो इरिवर्सिबिलिटी। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो इरिवर्सिबिलिटी। देखो रटने से ज्यादा समझो तो आपको कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किधर मिलती है। बात समझ में आए, बोलो ओके। उसके बाद नंबर 6, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इधर इधर इधर, ठीक है। मैंने लिया नंबर 6, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्लियर। बोलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, उससे पहले मैं क्या बता दूं यहाँ पर, एंथैल्पी, ठीक है। बोलो मैंने कहा प्रोसेस लिख देता हूं, क्लियर। एक फिजिकल एडजॉर्प्शन भी अपना में एक प्रोसेस है, केमिकल एडजॉर्प्शन भी अपना प्रोसेस है, क्लियर। प्रक्रम, तो मैंने कहा प्रक्रिया। बोलो ये जो होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, क्लियर। और ये कैसा होता है, एंडोथर्मिक। क्या होता है, बोलो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, क्लियर। मतलब ये उष्मा शोषी, क्लियर। और ये क्या होता है, बोलो उष्मा शेपी, क्लियर। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ, बोलो यहाँ पर डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, क्लियर। बताओ इसकी क्या होगी, डेल्टा एच नेगेटिव, और इसकी क्या होगी, बोलो डेल्टा एच पॉजिटिव। समझ में आ रही मेरी बात। जब तक केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं बोले तब तक आपको नेगेटिव, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्लियर। ओके, नंबर 8, अब आपको मैं बताऊंगा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है। क्या लिखा मैंने, ताप का प्रभाव, क्लियर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर मैं ग्राफ बना के बता रहा हूँ, क्लियर। इधर मैंने किया रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, क्लियर। कौन सा एडजॉर्प्शन, डेफिनेटली फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं या जिसको हम एक्स अपॉन एम से रिप्रेजेंट
किया जाता है इस चैप्टर में। क्लियर? और यहां पर मैं लू बोलो क्या, टेम्परेचर। बात समझ में आए? बोलो ओके। ताप लिया। अब आप मुझे बताओ कि मैंने कहा ये एक्सोथर्मिक है, कौन? बोलो फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल है, अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है। बात समझ में आए? क्लियर? तो इसका मतलब इसमें ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर? कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उनमें टेम्परेचर कम फेवरेबल कंडीशन होती है, ज्यादा टेम्परेचर अनफेवरेबल कंडीशन होती है। और इनमें क्या होगा, मैंने कहा ये देखो, पहले ये 2 पॉइंट क्यों बताया समझ में आया, ताकि आपको टेम्परेचर वाला समझ में आया है। क्लियर? ओके। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्राफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन का टेम्परेचर का रेट के साथ है और कौन सा केमिकल के लिए। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बोलो ये रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्लियर? ओके। मैंने कहा आर बोलू या एक्स अपॉन एम लिखा हुआ, एक ही बात है। क्लियर? और इधर टेम्परेचर, और एक्स एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल कंडीशन होगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करूंगा। समझ में आया? बोलो ये ग्राफ चीख चीख के क्या कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहा हो तो इसको मजा आ रहा है। किसको मजा आ रहा है? और केमिकल एड्जॉर्प्शन को, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसी फिनोमिना है? एंडोथर्मिक फिनोमिना है। बात समझ में आए? तो एक बार तो मैंने आपको 8 पॉइंट में डिफरेंस बता दिया। क्लियर? मेरी बात समझ में आए? और प्रेशर का इफेक्ट में एक साथ बोलो कॉमन एक ग्राफ से बनाऊंगा, जो हम बोलो फ्रेंडली साइंटिस्ट ने ग्राफ बना के बताया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको एक बार मेरी बात समझ में आई। बोलो आपको क्लियर? ओके। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको ठीक है? ओके।
ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है ये स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी बोलो गैस जुड़ी वापस हट भी सकती है, और इसमें क्या है, जुड़ी तो वो जुड़ी रहेगी। मेरी बात समझ में बोलो, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। पर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन कौन सा होता है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है। ये तो क्या है, स्पेशल पर्पस से। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे बोलो एक, अभी आपको उदाहरण बताऊंगा कि भाई मुझे बनाना ऐसा कि भाई मैं चाहता हूं एक मास्क बनाऊं। क्या बनाऊं? मास्क बनाऊं, जो एक जहरीली फैक्ट्री में जितने भी वर्कर काम करते हैं उनको क्या होना चाहिए कि वो काम करते समय उन उस पॉइजनस गैसें जो वहां पर बन रही है उनसे उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, चारकोल का एक मास्क बनाऊंगा, और जैसे ही वो फैक्ट्री में एंटर होंगे उनको वो सबको पहनने के लिए दे दिया जाएगा, और वहां पर जो भी पॉइजनस गैसें होगी वो वहां पर क्या होगी बोलो, उस पे एड्जॉर्ब होगी। क्लियर? तो क्या होगा, वो तो एक स्पेशल स्पेसिफिक हो गया कि भाई मैंने एक पर्पस के हिसाब से, और वहां से जो भी केसेस जुड़ेगी वो स्ट्रांगली जुड़ेगी और अंदर नहीं जाएगी। बात समझ? जैसे मुझे एक हॉस्पिटल के अंदर छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत महंगे भी है और उससे बड़ी बड़ी सर्जरीज भी होती है, तो मैं चाहूंगा कि वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखे जाए जिससे उनको जंग नहीं लगे, इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी का उस पर इफेक्ट नहीं आए। तो मैं क्या करूंगा, सिलिका जेल के बॉक्स लूंगा। किसके बनाऊंगा? सिलिका जेल के बॉक्स, और उनमें उन इंस्ट्रूमेंट को रखूंगा, ताकि वो क्या करेंगे, जो भी ह्यूमिडिटी या जो भी चीजें उन इंस्ट्रूमेंट को खराब कर सकती है उनको क्या है, एब्जॉर्ब कर ले, तो वो इंस्ट्रूमेंट सेफली रहेंगे। मेरी बात समझ में आए बोलो? तो इस तरह से बोलो होते हैं। बाकी मोस्टली तो क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है कि कोई भी चीज जुड़ जाती है, हट जाती है, जुड़ जाती है, हट जाती है, सरफेस फिनोमेना पर। बात समझ ना? मोस्टली यही होते हैं। कौन से बोलो? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन तो क्या होता है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो मेरी बात समझ में, इसको मैंने क्या बोला, रिवर्सिबिलिटी, इसमें क्या बोला, इरिवर्सिबिलिटी। और बोलो समझे समझे बोलो, क्लियर? मेरी बात समझ में आई बोलो? ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ही कैसे आएगा, जैसा भी आपको एक दो करके बताऊंगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो आपको वही पॉइंट मिलेंगे जो मैंने आपको सारे लिखाए हैं। बोलो, चाहे एंथैल्पी का आ जाए, चाहे एक्सो एंडो का आ जाए, चाहे बॉन्ड एनर्जी का आ जाए, चाहे सिंगल लेयर मल्टी लेयर का आ जाए, चाहे नेचर ऑफ बॉन्ड का आ जाए, चाहे टेम्परेचर के इफेक्ट का आ जाए। बोलो, वही जो कंटेंट, जो पॉइंट, जो प्रॉपर्टीज मिलती है जो मैंने डिफरेंस पॉइंट ऑफ से बताई है। क्लियर? ओके। थोड़ा समझाया इसलिए कि आपको याद ना करके आप इमेजिंग बनाओ कि फिजिकल की क्या प्रॉपर्टी होगी और केमिकल की क्या होगी। ओके, किया ये नोट बोलो? और टेम्परेचर वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक्स अपॉन एम का मतलब है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब कितना एड्जोबेट लेंगे तो कितना बोलो उस पे एड्जोबेट बोलो जमेगा, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्स अपॉन एम को क्या ले माना जाता है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफाई एस और एम अलग अलग नहीं है,
बोलो x अपॉन m कहीं लिखा हुआ मतलब उसका मतलब ही रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, ठीक है। और ये भी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे एक आपको प्रेशर का रोल बताकर पूरा ग्राफ जो प्रैक्टिकली किया गया है वो बताना है, इसलिए पहले ही मैंने आपका बेस बना दिया कि मैं रेट x अपॉन m कहीं लिखूंगा उसका मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर? मतलब अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टडी कराने वाला हूँ, ठीक है। ये तो मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। ये तो डिफरेंशियली स्टडी कराई, बोलो। अब एडजॉर्प्शन फिनोमिना को लेकर प्रेशर का क्या रोल रहता है उसको मैं स्टडी करा रहा हूं, ठीक है। हो गया ये नोट, बोलो। ये अलग अलग ग्राफ क्यों आए समझ में आया, बोलो। ये ग्राफ किस एडजॉर्प्शन को बताता है? केमिकल। वो किसको बताता है? फिजिकल। और इससे क्या पता चलता है? ये। और इससे क्या पता चलता है? ये तीनों पॉइंट के आपस में कनेक्ट है। अगर आपको एक चीज कोई भी याद है तो तीनों पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे, बात समझ ना। ओके, अब यहाँ पर क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा इफेक्ट, ठीक है, ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। क्लियर? दाब का प्रभाव। ओके, तो क्या देखा गया, यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। और ग्राफ कुछ ऐसा बना रहा हूं, ग्राफ कुछ ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। ओके, ग्राफ, ठीक है, ये बना रहा हूं x अपॉन m, ठीक है, और ये बना रहा हूं p। ओके, x अपॉन m क्या है? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। पहले मत नोट करना, पहले इधर ध्यान देना, ठीक है। और p का मतलब क्या है, बोलो। p का मतलब क्या है, बोलो। प्रेशर, ठीक है। तो क्या देखा गया इसमें, आपसे मैं कह रहा हूं 8 लो प्रेशर, 8 मीडियम प्रेशर और 8 हाई प्रेशर, तीन स्टडी की गई। एक स्टडी कौन सी है, बोलो। मैंने कहा 8 लो प्रेशर, मतलब निम्न दाब पर क्या होता है। क्लियर? ओके, ये वाली दूसरी है, वो क्या है, बोलो। 8 मीडियम, बोलो, आपसे मैं करूं प्रेशर, ठीक है, मध्यम दाब पर। और ये क्या है, बोलो। 8 हाई प्रेशर। क्लियर? हाई प्रेशर। तो क्या देखा गया कि तीनों समय, नंबर 1 8, मैंने कहा आपको लो प्रेशर, ठीक है। कम दाब पर क्या देखा गया, बोलो प्रैक्टिकली कि x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p मिला। मतलब आपको ग्राफ में पता चल रहा है कि p बढ़ा रहा हूं, x अपॉन m बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर इनिशियली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, यही पता चल रहा है, बोलो। क्लियर? फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं, 8 मैंने कहा हाई प्रेशर। क्लियर? हाई प्रेशर। बीच में मिडल वाला क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पहले हाई प्रेशर का बता रहा हूं। इससे मुझे देख के पता चल रहा है x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मुझे इस ग्राफ से पता चल रहा है। और बोलो, पता चल रहा है नहीं चल रहा? क्लियर? तो फिर आपका क्या पता चला, 8 मैंने कहा, बोलो मीडियम, आपसे मैं कहूं मीडियम या मिडल प्रेशर। क्लियर? बोलो मध्यम दाब, ठीक है। मीडियम, मैंने कहा ना लो ना हाई, क्या बता रहा हूं, मीडियम प्रेशर, ठीक है। बोलो आपका मध्यम दाब पर, ये क्या है, मध्यम दाब पर। क्लियर? ये क्या है, उच्च दाब पर। क्लियर? और ये क्या है, बोलो निम्न, मैंने कहा न्यून दाब पर या निम्न, बोलो मैंने कहा न्यून दाब पर। क्लियर? ओके, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऐसा रिलेशन रखता है, इसमें ऐसा रखता है, और इसमें क्या पता चला, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vp की पावर n। क्या पता चला, p की पावर 1 अपॉन n। बात समझ में आया, बोलो। क्लियर? तो ये मीडियम प्रेशर पे मिलता है। अब आपका ये 6 क्वेश्चन तो यही हो गए। आपको पूछा जाए लो प्रेशर पर, बोलो एडजॉर्प्शन की रेट प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन रखती है, हाई प्रेशर पे कैसा रखती है, और मीडियम पे। या आपको पूछा जाए ये रिलेशन, बोलो किस दाब पर मिलता है, ये वाला किस दाब पर मिलता है और ये वाला
किस दाब पर मिलता है। बात समझ में आए बोलो क्लियर। तो अपन ने क्या देखा कि अगर मैं n बराबर मैं आपको कहूं कि 1, ठीक है, तो आपका कौन सा आ गया, ये आ गया बोलो। और मैं करूं n बराबर बोलो यहाँ पर ये, तो आपका ये वाला आ गया बोलो क्लियर। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ n बिटवीन आपसे मैं को 1 टू इन्फिनाइट। आपको मेरी बात समझ में आए बोलो। अगर मैं 1 करूंगा तो ये आ जाएगा, अगर मैं इन्फिनाइट करूंगा तो 0 हो जाएगा। और आएगा कि नहीं आएगा बोलो क्लियर। और मैंने कहा इसका मतलब 1 से अनंत के बीच। अब इसी को आगे लेकर स्टडी की गई है क्लियर। तो अब मैं क्या बता रहा हूं बोलो, मैंने कहा ग्राफ बिटवीन, ठीक है, ग्राफ बिटवीन log x अपॉन m एंड मैंने कहा log p। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्लियर। तो यहां पर देखो मैंने कहा ये क्या किया मैंने, log x अपॉन m, ये जो मैं बता रहा हूं सारे एग्जाम के क्वेश्चन है जो हम स्टडी इस तरह से कर रहे हैं क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, कभी मुझे 4 ग्राफ दे और मुझे पूछा जाए एडजॉर्प्शन फिनोमिना में log x अपॉन m और बोलो आपका log p में ग्राफ क्या होगा, तो मैंने कहा मेरे पास रिलेशन है x अपॉन m बोलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। जब तक लो हाई नहीं बोले तब तक यही रिलेशन आपको ध्यान रखना, क्योंकि वो दोनों इसी से आए हैं। और बोलो समझे बोलो क्लियर। अब मैंने कहा इसको सोल्व करना है, तो पहले तो मुझे बताओ इसको हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट लगाऊंगा, चलो लगा दिया बोलो क्लियर। अब वो मेरे से बोल रहा है कि भाई बोलो log की फॉर्म में, तो अगर मैं इधर log लगाऊंगा तो बताओ इधर भी log लगाऊंगा बोलो क्लियर। अरे बोलो लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, हाँ या ना, लगा दिया मैंने बोलो। अब मेरे लिए ये क्या हो गया, log a इंटू बी वाला हो गया, तो उसको सोल्व करना आता है, log a प्लस log b। बात समझ में, तो ये तो हो गया log x अपॉन m, इसको सोल्व करूंगा तो log k प्लस 1 अपॉन n log p। यहां तक कहानी समझ में आ रही है बोलो आपको क्लियर। अब मैंने कहा मुझे ग्राफ बनाना इसमें और इसमें, तो मैंने कहा यहां पर p बराबर 0 पर जो भी चीज है वो यही है। इसका मतलब मैं अगर ग्राफ यहां से चालू कर दूं तो इसका रोल खत्म हो जाएगा। और समझे बोलो, ये तो इंटरसेक्ट हो गया, अंतराखंड हो गया क्लियर। तो मैंने कहा ग्राफ मुझे कहां से चालू करना पड़ेगा, सपोज दैट मैं आपसे कहूं यहां से क्लियर। ओके, तो मैंने कह दिया ये मेरा क्या हो गया बोलो log k हो गया। बात समझ में आए बोलो। अब मैंने कहा जब यहां से ग्राफ चालू कर दूंगा तो मुझे बताओ ये p इंक्रीज करूंगा तो ये इंक्रीज क्लियर, तो इसका मतलब हुआ ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बात समझ में आए बोलो। और जो स्लोप आएगी क्लियर वो 1 अपॉन n आएगी। स्लोप का मतलब समझते हो कि जिन दो के बिटवीन ग्राफ बनाना है उसके साथ में जो भी होता है वो स्लोप बनता है। बात समझ में आए बोलो। अब आप सोचो 4 ग्राफ आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं बोलो, ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा और ऐसे भी मिलेगा। ग्राफ कैसे बनाया मैंने समझ में आया बोलो, अकॉर्डिंग टू मैथ्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाया, वेरी सिंपल। जिसमें मुझे पूछा है वैसा पहले रूप बनाया, क्योंकि जब तक फॉर्मेट नहीं होगा तब तक ग्राफ नहीं बन सकता क्लियर। और फिर हमने क्या देखा कि इसको हटाने के लिए ग्राफ यहां से चालू कर दिया, बात समझ में। और फिर मैंने कहा कि भाई यहां से चालू करने के बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ यूं आएगा, क्यों आएगा, तो यहाँ पर क्या है प्लस है, और प्लस है तो क्या आएगा यूं आएगा। पूरी साइंस में कभी ना कभी बोलो माइनस होता तो हम ग्राफ यूं भी लाते हैं। मेरी बात समझ में आए बोलो। तो ये आपको सारा समझ में आया बोलो ओके। तो ये प्रेशर की स्टडी समझ में आए बोलो। डिट्टो ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाई प्रेशर पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पी के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं। ऑप्शन में आता पी स्क्वायर, पी बोलो 1 बाई पी, पी की पावर 0। बोलो बात समझ में। लो प्रेशर पर बोलो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं। ऑप्शन में ये सारे एग्जाम में आते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा, पी 1 बाई पी बोलो पी की पावर 0, पी 1 बाई एन। और समझे बोलो। लो प्रेशर बोले तो लो प्रेशर वाली बात, हाई प्रेशर बोले तो हाई प्रेशर वाली बात। कुछ नहीं बोले रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पी के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं बोले तो आपको मैंने क्या बताया बोलो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। बात मेरी समझ में आए, ये पूरा प्रैक्टिकल स्टडी है जो आपको मैंने बताया। आया समझ में बोलो ओके। यहाँ पर ये दोनों बता के क्यों बताया समझ में आया बोलो आपको, क्योंकि पहले लो हाई और फिर मीडियम करेंगे तो समझ में आएगा।
मेरी बात समझ में आई बोलो। आपको तो सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, मीडियम की बात, लो की बात, हाई की और यही ग्राफ में दिख रहा है कि हाई प्रेशर पे मैंने ऐसा कर दिया, मतलब समझ में आया, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लो पे क्या पता चल रहा है कि प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। तो मैंने पहले ही आपको एक्स अपॉन एम की थीम क्यों बनाई समझ में आया, क्योंकि एक्स अपॉन एम को रेट ऑफ एडजॉर्प्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, नोट करोगे? ओके, किया ये नोट बोलो। पहले बताओ ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अरे ग्राफ समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, डायरेक्ट आता है निम्न में से एड्जॉर्प्शन अधिशोषण घटना में log x अपॉन m और log p का ग्राफ कौन सा सही है? ठीक है,
ये मैंने कैसे किया, अगर किसी को नहीं पता हो तो ध्यान होना चाहिए। log a मल्टीप्लाई b का रिजल्ट होता है log a प्लस log b। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर ये a और b है, तो मैंने इस तरह से किया। क्लियर? और जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, आगे आ जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको। ओके, पहले बताओ ये समझ में आई मेरी बात? ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्या आता है, बोलो log x अपॉन m या रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन की log, और log p में ग्राफ कौन सा होता है। क्लियर? तो ये ग्राफ कहाँ से आया, समझ में आया? बोलो आपको। ये जो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया था, उसी से मैंने आपको कहानी आगे बढ़ाई। इसका मतलब यही आपको याद होना चाहिए। आप हाई प्रेशर का बता सकते हो, लो प्रेशर का बता सकते हो, और मीडियम प्रेशर का बता सकते हो। बात समझ रहे हो ना? ओके, और ये ग्राफ तो आपको दिमाग में बैठ ही गया होगा। बोलो क्लियर? अच्छा, उसके बाद हो गया ये नोट? बोलो। ठीक है, क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन मतलब कभी भी हम एप्लीकेशन की बात करते हैं अधिशोषण, ठीक है, बोलो के अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग मतलब इस फिनोमेना का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नंबर वन पहला कहूंगा सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, मतलब जो अक्रिय गैसें होती है उनका पृथक्करण करने का कौन सा मेथड होता है, एडजॉर्प्शन मेथड होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, लिख दूं मैं? बोलो आपसे, मैंने कहा सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है, एडजॉर्प्शन मेथड से। किससे किया जाता है, एडजॉर्प्शन मेथड से, अक्रिय गैसों का पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण। मेरी बात समझ में? पूरा एक टॉपिक है जिसका नाम है मेटलर्जी, जो हम पढ़ेंगे। क्लियर? जिसमें अलग अलग चीजों का सेपरेशन किससे किया जाता है वो हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नंबर टू, मैंने कहा आपको यहां पर लिख दूं, बोलो आपको मैंने कहा गैस मास्क, ठीक है, बनाने में, बोलो यूज इन फॉर्मेशन ऑफ गैस मास्क, मतलब समझ के बोलो, गैस मास्क बनाने में मतलब कहानी समझ के, कि जो भी फैक्ट्रीज होते हैं जहां पर बहुत सारी गैसें बनती है, बोलो काम करते समय, तो वहां पर अगर वो ऐसा गैस मास्क नहीं पहनेंगे जहाँ एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वो इनहेल के थ्रू अंदर चली जाएगी। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा कि इस तरह से समझ जाओगे, बोलो गैस मास्क बनाने में। ठीक है, मैंने कहा बोलो सिलिका, ठीक है, सिलिका जेल का यूज, ठीक है, मैंने कहा सर्जिकल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लियर, इंस्ट्रूमेंट, बोलो कि मैंने कहा सेफ्टी में, ताकि उनको बिल्कुल खराब नहीं हो। समझ आओगे? बोलो। और सिलिका जेल एड्जोबेट का काम करता है, और वो इंस्ट्रूमेंट के आसपास कोई ह्यूमिडिटी हो, कुछ भी हो, तो उनको क्या कर ले, एड्जोबेट कर ले, तो वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। गैस मास्क बनाने में मतलब समझ के बोलो, मैंने कहा फैक्ट्री, फैक्ट्रियों में, ठीक है, फैक्ट्रियों में। बात समझ आओगे? बोलो चारकोल का यूज करते हैं गैस मास्क बनाने में, किसका यूज करते हैं, चारकोल का। क्लियर? चारकोल, ठीक है, का यूज। मैंने कहा ये जो मैंने कुछ एप्लीकेशन लिखे, समझ में आया? बोलो। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बोलो अक्रिय गैसों का पृथक्करण किससे किया जाता है, किस घटना से, किस मेथड से, तो ये आपको पूछा जाए कि चारकोल का यूज फैक्ट्रियों में गैस बनाने में क्यों किया जाता है, कौन सी फिनोमिना पर वर्क करता है, एडजोबेंट। क्लियर? और ये भी समझ के सिलिका जेल का यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी में। बात समझ में है? क्योंकि अगर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर ही जंग लग जाएगी, लकड़ी के तो इंस्ट्रूमेंट होते नहीं है, और मेटल के ही होते हैं ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ ना? ओके, तो आई थिंक ये भी समझ में आया। बोलो आपको। ओके, अगर एक दो क्वेश्चन देखे कैसे आते हैं, जैसे आपको कुछ नहीं बोले, आपको पूछे एड्जॉर्प्शन, बोलो की एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी, बोलो एंथैल्पी होती है। क्लियर? ओके, ऑप्शन बोले ऐसे, ऑप्शन ऐसे एग्जाम में पूछा गया, धनात्मक मतलब पॉजिटिव,
क्लियर, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक बोलो नेगेटिव, ठीक है, जीरो, ओके, और नन ऑफ दीज। जब आपको कुछ नहीं बोले, जब तक फिजिकल केमिकल नहीं बोले, तब तक आंसर यही करना है। इसलिए मैंने पहले ही आपको लिखा दिया जनरल प्रॉपर्टी में कि एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब तक आपको फिजिकल केमिकल वर्ड नहीं बोले, तब तक आपको सोचना ही नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पूछे तो क्या बोलोगे? नेगेटिव। और यही क्वेश्चन में आपको ये होता कि आपको ये बोलते हैं कि एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है, प्रोसेस आपसे में को होता है, ठीक है। बोलो, आपको बोले एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा शेपी, क्लियर। एंडोथर्मिक बोलो एंडो, एंडो, एंडोथर्मिक, क्लियर। बोलो उष्मा, उष्मा शोषी, क्लियर, ओके। यहाँ पर बोले, आपसे मैं कह रहा हूं, एक बोले डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो और एक दे नन ऑफ दिस, तो कुछ नहीं बोले तो क्या करोगे? एक्सोथर्मिक, क्लियर। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सपोज दैट, मैं ऐसे फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, बाकी तो सीट मिलेगी उसमें आपको सब पता चल जाएगा एग्जामों में कैसे पूछे गए, थोड़ी मैंने बता दी आपको। इस तरह से आता है कि बोलो फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के लिए बोलो असत्य, बोलो कथन, ठीक है, असत्य बोलो आपका रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग, असत्य गुण, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोलो है, ठीक है। पहला दे दिया आपको, पहला नंबर वन, उत्क्रमणीयता, क्या दे दिया बोलो? इरिवर्सिबल, रिवर, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी। दूसरा दे दिया वांडरवाल बंद, ठीक है, वांडरवाल, वांडर, वांडरवाल बॉन्ड, ठीक है। तीसरा दे दिया यहाँ पर एक दे दिया डेल्टा एच पॉजिटिव, क्लियर, एक दे दिया आपको ऑल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पर सी हो जाएगा। बात समझ में आए बोलो? क्लियर। मतलब एक सैंपल बता रहा हूँ कि बोलो कैसे पूछा जाता है। लेड का, एनर्जी के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, क्लियर, जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना आपका सिलेबस में क्या याद करना, कैसे करना, सारा समझ में है थ्योरेटिकल, बट आपके दिमाग में एक पिक्चर होना जरूरी है, ओके। एडजॉर्प्शन आया समझ में बोलो? ठीक है, बिल्कुल डिट्टो मैंने वैसा स्टडी कराया जैसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछते हैं, क्लियर, ओके। मतलब हमें एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की परिभाषा उनसे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में क्या आता है बोलो, वो कंटेंट आपको पता होना चाहिए। हो गया ये नोट बोलो? ठीक है। और ये कुछ सैंपल बता दिए मैंने कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। नहीं देगा, ठीक है। और उसको देने के लिए फिर वो आपको एग्जैक्ट लिखेगा कि फिजिकल या केमिकल, क्लियर। मतलब कुछ नहीं बोले तो एडजॉर्प्शन का मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्लियर, ओके।